दोस्तों मैं राजसुमन आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्वरूप थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से भारत के इतिहास की जो टॉपिक थे उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज का लेक्चर प्राचीन भारत के इतिहास का स्वरूप। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद में आदिऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद में लास्ट देखेंगे हम ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिकल पीरियड भी कहा जाता है। दोस्तों यदि हमें किसी जगह के बारे में पता करना है तो हम सबसे पहले उस जगह पर जाकर खुदाई करेंगे। खुदाई के दौरान हमें या तो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होगा या फिर लिखित साक्ष्य प्राप्त होगा, तभी तो हमें उस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और उसी के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। जो प्रागैतिहासिक काल था, जब इसमें खुदाई शुरू हुई तो खुदाई के दौरान हमें यहाँ से केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ था, किंतु लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है या तो हमें वहां से कोई औजार मिले होंगे या बस्तियों के प्रमाण मिले होंगे। तो दोस्तों चलिए, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए थे, मतलब इसका मतलब है प्राप्त हुए थे, और लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। इसका मतलब नहीं हुए थे। जैसे या तो हमें बस्तियों के प्रमाण मिले होंगे, बस्तियों के प्रमाण या फिर औजार मिले होंगे। दोस्तों मात्राओं में गलती होगी क्योंकि हम यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ना कि इंग्लिश साहित्य। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम आदिऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इस समय पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए थे, जो पुरातात्विक साक्ष्य थे वो तो प्राप्त हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए, इसका मतलब प्राप्त हुए किंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो दोस्तों जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे उनको पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि इस जमाने के जो लोग थे वो पता नहीं किस भाषा का, किस शैली का यूज करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता, जिसके कारण इसको आदिऐतिहासिक पीरियड में शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों आज के ज़माने में जैसे एक डॉक्टर की पढ़ाई केवल एक डॉक्टर ही समझ सकता है, क्योंकि पता नहीं वो ऐसा क्या लिखता है। वो ये लिखता होगा कि मैंने तो लूट लिया, अब तू लूट ले, अब तेरी बारी है। तो दोस्तों क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्जिन होता है वो मेडिकल की जो दवाइयाँ होती है उन पे ही होता है, क्योंकि एक रुपये की दवाई को 5 रुपये में बेचते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम तो आगे। ऐतिहासिक काल, इस समय पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुआ, पुरातात्विक जो साक्ष्य था वो तो प्राप्त हुआ, किंतु लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ, बट इनको पढ़ा जा सका था और इनको पढ़ा जा सका था। दोस्तों जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ, बौद्ध व जैन धर्म के ग्रंथ, जैसे अशोक सम्राट के अभिलेख। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक केवल प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम आदिऐतिहासिक काल फिर ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, प्रागैतिहासिक काल। तो टॉपिक डाल लीजिए आप, प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में स्किप करोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
तो दोस्तों टॉपिक डाल लीजिए आप, प्रागैतिहासिक काल। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसका डेफिनेशन होगी कि ऐसा कालखंड जिसमें खुदाई के दौरान पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए किंतु लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो डेफिनेशन लिखिए आप कि ऐसा कालखंड जिसमें खुदाई के दौरान पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, बट लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, किंतु लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इसी कारण इसको हम प्रागैतिहासिक कालखंड में शामिल करते हैं। जैसे कि या तो हमें बस्तियों के प्रमाण मिले, या फिर हमें औजार प्राप्त हुए हैं, औजार। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का इतिहास किस प्रकार रहा है। तो आप टॉपिक डाल लीजिए अगला, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का इतिहास, कि भारत में किस प्रकार से प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ हुई थी और किसने सर्वप्रथम खोज प्रारंभ की थी। तो दोस्तों आप टॉपिक डाल लीजिए, भारत में प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास, कि किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है। तो दोस्तों एक व्यक्ति है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस पुट, नाम डाल लीजिए आप, रॉबर्ट ब्रूस पुट। रॉबर्ट ब्रूस पुट नाम के एक व्यक्ति है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे, ये एक प्रकार की संस्था थी दोस्तों। इसके साथ साथ वो एक भूगर्भिक एवं पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम 1863 में तमिलनाडु में एक स्थान है पल्लावरम नाम का, जहां पर सबसे पहले पुरातात्विक खोज प्रारंभ की थी। तो दोस्तों आप लिखिए, इन्होंने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु के पल्लावरम, एक स्थान है पल्लावरम, यहां पर सबसे पहले खोज प्रारंभ की थी, वह भी किसकी, पुरातात्विक खोज। दोस्तों जो ये 1863 है, इसको आप किस तरीके से याद रखोगे कि जब 1853 यानी कि 1853 में जब भारत में प्रथम रेल चली थी, किसमें, भारत में, कहां से, मुंबई से ठाणे तक, उसके 10 साल बाद भारत में खोज होना प्रारंभ हुआ था।
क्योंकि भारतीयों को इससे पहले कोई फुर्सत नहीं थी कि वो भारत में खोज कर सके। तो दोस्तों इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था और इस समय आप ये बताइए कि वायसराय था या गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समाप्त होने के बाद जैसे कंपनी का शासन समाप्त होता है तो भारत में शासन ब्रिटिश संसद के हाथों में आ जाता है और वह गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद ला देती है। तो इस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने इस खोज के 2 साल पहले यानी कि 1861 में एक विभाग बनाया जो पुरातात्विक खोजों से संबंधित था। तो वो उस विभाग का नाम है पुरातात्विक विभाग। तो लॉर्ड कैनिंग ने वायसराय था दोस्तों, ये उस समय का तत्कालीन वायसराय। इसने क्या किया 1861 में 1861 में जो पुरातात्विक खोज के 2 साल पहले पुरातात्विक विभाग बनाया, पुरातात्विक विभाग बनाया जिसका प्रथम महानिदेशक जो पुरातात्विक विभाग है, पुरातात्विक विभाग जो पुरातात्विक विभाग के उसका प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कलिंगम को बनाया गया। अलेक्जेंडर कलिंगम को बनाया गया। कब बनाया गया 1861 ईस्वी में। किसको बनाया गया अलेक्जेंडर कलिंगम को क्या बनाया गया प्रथम महानिदेशक। इस कारण अलेक्जेंडर कलिंगम को भारत का पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। दोस्तों जो अलेक्जेंडर कलिंगम थे इनको भारत के पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है, किंतु जो पुरातात्विक जो खोज थे उसका जनक किसको कहा जाता है। पुरातात्विक खोज का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। पुरातात्विक खोज का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट कहा जाता है। दोस्तों भारत में पुरातात्विक खोज का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है और पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। जब वर्तमान समय में ये पुरातात्विक विभाग को सरकार ने संस्कृति मंत्रालय में रखा गया तो भारत सरकार ने क्या किया वर्तमान समय में जो पुरातात्विक विभाग है, पुरातात्विक विभाग को संस्कृति मंत्रालय से संबंधित रखा गया। किससे संस्कृति मंत्रालय से संबंधित रखा गया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि वर्तमान में पुरातात्विक विभाग को किस मंत्रालय से संबंधित रखा गया है तो वो है संस्कृति मंत्रालय। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। भारत में एक और स्थान है महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान, जहां पर खुदाई करने के दौरान भारत में सबसे पुराना साक्ष्य या उपकरण प्राप्त हुआ है जो लगभग 14 लाख वर्ष पुराना था। तो आप लिखिए भारत के महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से बोरा ऐसे याद रखिए, बोरी नामक स्थान से खुदाई के दौरान
खुदाई के दौरान लगभग 14 लाख वर्ष पुराना उपकरण प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये भारत में सबसे पुराना उपकरण प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बोरे नामक स्थान से। और किस जगह पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों एक व्यक्ति और है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पुरातात्विद थॉमसन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। वहां के संग्रहालय में रखी कुछ वस्तुओं के आधार पर इस व्यक्ति ने बताया कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसे 3 कालखंडों में विभाजित किया जाए। तो डेनमार्क की राजधानी थी कोपेनहेगन। जो कोपेनहेगन के संग्रहालय में कुछ वस्तुएं रखी हुई थी। उनके आधार पर बताया कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसे 3 कालखंडों में विभाजित किया जाए। जो वस्तुओं के आधार पर बताया, प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। तो दोस्तों वो 3 कालखंड कौन कौन से थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखिए आप प्रागैतिहासिक काल के 3 कालखंड लिखिए आप दोस्तों। फर्स्ट हमारा था पाषाण काल, जिसको पत्थरों का युग भी कहा जाता है दोस्तों। इस समय पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद में आता है कांस्य युगीन, जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक था। इसके बाद में आता है हमारा तीसरा टॉपिक लोहा युगीन। इस समय सबसे पहले लोहा धातु की प्रयोग किया गया था, लोहा का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इसके बाद में हम सबसे पहले देखेंगे पाषाण काल। दोस्तों पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आप फर्स्ट लिखिए पूरा पाषाण काल, सेकंड आएगा हमारा मध्य पाषाण काल, और थर्ड आएगा हमारा नव पाषाण काल। तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी 3 खंडों में बांटा गया है। पाषाण काल जिसे पत्थरों का युग कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी जाती है, और लोहा युगीन जो जिसके समय लोहा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उसके बाद में जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट भाग था पूरा पाषाण काल, सेकंड भाग मध्य पाषाण काल, और थर्ड भाग नव पाषाण काल। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। तो आप टॉपिक डाल लीजिए पूरा पाषाण काल। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा पूरा पाषाण काल। टॉपिक डाल लीजिए पूरा पाषाण काल। इसको हम पैलियोलिथिक
पीरियड भी कहते हैं दोस्तों, पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इसको भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। तो आप लिखिए, फर्स्ट भाग था हमारा निम्न या पूर्व, पूरा पाषाण काल। दूसरा था हमारा मध्य पूरा पाषाण काल। और थर्ड था हमारा उत्तर पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों इसके बाद में हम सबसे पहले समय, इसके समय के बारे में, तीनों के तीनों काल के समय के बारे में देखेंगे कि किनका समय कितना लंबा था और किस प्रकार था। इसके बाद में इनके लक्षणों के बारे में देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड लक्षण कि किस प्रकार के लक्षण थे, क्योंकि लक्षणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस समय की रही होगी। इसके बाद में हम औजार के बारे में कि किस काल में किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता था, और लास्ट में हम देखेंगे स्थल। दोस्तों जो ये स्थल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन फुटा होते हैं दोस्तों। तो आप लिखिए जो पूरा पाषाण काल है उसका समय, इसका जो समय था वो 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। देखिए दोस्तों कितना लंबा टाइम पीरियड था। सबसे लंबा टाइम पीरियड इस पूरा पाषाण काल का ही माना जाता है। इस कारण इसको हम 3 पार्टों में कवर करेंगे, इसलिए हमने निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया है। तो अगला लिखिए हम लक्षण। कौन सा लक्षण लिखेंगे? तो दोस्तों लक्षण में सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव, इस समय मानव एकदम आदि मानव था, क्योंकि वह जानवरों और मानव में कोई फर्क नहीं था दोस्तों, क्योंकि उसे जो कुछ भी दिखाई देता था उसे ही मार कर खा जाता था। इस समय का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था। तो जो सबसे पहले मानव कौन से अफ्रीका में आकर, कौन से महाद्वीप में आकर बसा था? तो दोस्तों मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आकर बसा था। तो आप लिखिए सबसे पहले मानव कहाँ आकर बसा था? सबसे पहले मानव अफ्रीका में आकर बसा था। कहाँ पर? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप है जहां पर आकर बसा था। सबसे पहले मानव अफ्रीका महाद्वीप में आकर बसा था। इस समय का जो मानव था वो असभ्य मानव था। कैसा मानव था? असभ्य मानव था। दोस्तों सबसे पहले जो मानव था अफ्रीका महाद्वीप में आकर बसा, और इस समय का जो मानव था वो असभ्य मानव था, और सभ्य मानव सबसे पहले एशिया महाद्वीप में आकर बसा था। तो दोस्तों इस समय का जो मानव था वो आकेटक भी था। आकेटक को ही हम शिकारी बोलते हैं। तो दोस्तों इस समय का जो मानव था वो आकेटक ये शिकारी था। इसके साथ साथ वो शिकार करके भोजन को इकट्ठा करता था, जिसे हम खाद्य संग्राहक बोलते हैं। इस समय का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक। इसके बाद में वो पशुपालन की शुरुआत नहीं करते थे, क्योंकि इस समय पशुपालन की शुरुआत कहाँ से होगी? वो तो जानवरों को देखते ही मार दिया करते थे, इसलिए इस समय पशुपालन की शुरुआत नहीं थी। तो पशुपालन इस समय पशुपालन नहीं किया जाता था। दोस्तों इस समय आग की खोज हो गई थी। आग की खोज हो गई थी, किंतु उसे उपयोग में लाने की जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों उसे उपयोग में लाने की जानकारी नहीं थी।
आग का तो ज्ञान था, पर उसका उपयोग किस तरीके से किया जाए, इसलिए वो कच्चे मांस ज़्यादा खाते थे दोस्तों, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि इनको पकाया कैसे जाता है। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। हमारा समय हो गया, समय होने के बाद लक्षण हो गया, लक्षण के बाद अब आगे आएंगे इस औजारों के बारे में। तो दोस्तों तीसरा होगा हमारा औजार। समय हो गया, लक्षण हो गया, अब इसके बाद में आता है औजार। तो दोस्तों लक्षण के बाद अगला आएगा हमारा औजार। औजार में किस प्रकार के औजार को यूज किया जाता है, तो दोस्तों आप लिखिए स्फटिक, स्फटिक या क्वार्टाइज। ये एक प्रकार के पत्थर के प्रकार है जिनके द्वारा औजारों को बनाया जाता था। इसके जो औजार थे उनको आगे से धारदार या ब्लेड नुमा करके जो फलक होते थे उनको आगे से नुकीले बनाए जाते थे। इस कारण दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है उसका हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो इस समय के जो औजार थे वो आगे से नुकीले, आगे से नुकीले एवं फलक को ब्लेड नुमा बनाया जाता था। दोस्तों दो ऐसे स्थान हैं जहां से हमें कुछ औजार प्राप्त हुए हैं। जो सबसे पहले था मद्रास, जहां से हमें हैंड कस उपकरण प्राप्त हुए हैं, हैंड कस उपकरण, जैसे कि कुटार, कुल्हाड़ी और गंडासा। दोस्तों हैंडकस उपकरण का मतलब है हाथों से चलाया जाने वाला हथियार। दोस्तों इसी कारण इसे हैंडकस संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगला हमारा होगा सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जहां से हमें चापर, चापिंग, फेबुल उपकरण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस कारण इसे चापर, चापिंग, फेबुल संस्कृति के नाम से भी जाने जाते हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोन नदी घाटी से, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ये हमारे औजार कवर हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम स्थलों के बारे में डिस्कस करते हैं। स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल की जो स्थल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथा टॉपिक डालिए आप स्थल। जो सबसे पहला स्थल था वो था अतिरमपक्कम, जो तमिलनाडु में था। दोस्तों इससे पहले हमने जो रॉबर्ट ब्रूस वुड थे उनके बारे में कुछ चर्चा की थी। उन्होंने जो सबसे पहले पुरातात्विक खोज प्रारंभ की थी वो तमिलनाडु से की थी, परंतु उन्होंने पल्लावरम नामक स्थान से की थी। जो दूसरी खोज हुई थी तमिलनाडु में वो अतिरमपक्कम में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्रूस वुड के जो एक मित्र है किंग नाम के एक व्यक्ति है, जिन्होंने दूसरी बार अतिरमपक्कम तमिलनाडु में पुरातात्विक खोज प्रारंभ की थी। यह हमारा पहला स्थल था दोस्तों। इसके बाद दूसरा स्थल आता है अतनोरा। अतनोरा एमपी में पड़ता है, नर्मदा घाटी में। तो दोस्तों जो अतनोरा था यहां से हमें मानव का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले मानव का साक्ष्य, सर्वप्रथम यहां से मानव का साक्ष्य मिला है। तो क्या क्या मिला है? मानव की खोपड़ी और कंकाल का प्रथम साक्ष्य या कंकाल का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? अतनोरा से। आप किस तरीके से याद रख सकते हो कि मारी हथौड़ी निकाली खोपड़ी, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो दोस्तों तीसरा हमारा होगा भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो एमपी में पड़ती है, नर्मदा घाटी में।
दोस्तों यहाँ से प्राचीनतम चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त हुए। प्राचीनतम चित्रकारी के प्रमाण। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से तीनों की तीनों काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, तीनों के तीनों काल की चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस कारण जो भीमबेटका की गुफा है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया। विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया। यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों के तीनों काल की चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके बाद में हमारा चौथा जो स्थल होगा वो होगा मिर्जापुर, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों चौथा स्थल लिखिए आप मिर्जापुर। जो यूपी में पड़ता है। दोस्तों यहाँ से औजार के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, औजार का साक्ष्य। और इसके साथ साथ यहाँ से भी तीनों काल के औजार प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और उसके बाद में पूरा पाषाण काल के। जो तीनों के तीनों काल हैं उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मिर्जापुर, यूपी से। एक और स्थान है मिर्जापुर में दोस्तों, बेलन नदी घाटी, जो भी मिर्जापुर में पड़ता है, यूपी में। यहाँ से भी दोस्तों हस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मातृ देवी की प्रतिमा। हस्त निर्मित का मतलब है हड्डियों से निर्मित जो मातृ देवी की प्रतिमा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन नदी घाटी, मिर्जापुर से। तो दोस्तों ये हो गए पूरा पाषाण काल के स्थल। इसके बाद में हम चलते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप टॉपिक डालिए दूसरा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। मेसोलिथिक पीरियड। दोस्तों एक व्यक्ति है सीएल कार्लाइल द्वारा, जब उन्होंने खोज प्रारंभ की 1867 में, तो उन्हें मध्य पाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सीएल कार्लाइल द्वारा 1867 में किसको खोजा गया था? मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल की खोज। दोस्तों इसके बाद में हम इसके समय के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो समय रहा था वह 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। दोस्तों इसके जो लक्षण थे, इस समय पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। किसकी? पशुपालन की शुरुआत। और दोस्तों सबसे पहले जो पशु पाला गया था वो कुत्ता था। सबसे पहले कुत्ता पाला गया। माना जाता है कि कुत्ता बहुत वफादार होता है, क्योंकि ये मनुष्य से भी ज़्यादा, जो इंसान होते हैं उनसे भी ज़्यादा भरोसेमंद होता है। तो दोस्तों सबसे पहले कुत्ता पाला गया था और इसके जो सूंघने की शक्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों लक्षण के बाद में हम आ जाते हैं औजार। इस समय के जो औजार प्रयोग किए जाते थे वो माइक्रोलिथिक के औजार थे। माइक्रोलिथिक यानी कि सूक्ष्म उपकरण। इसका मतलब है कि पहले से बेहतर और हथियारों को धारदार बनाया गया, जो पूरा पाषाण काल में बनाए गए थे उससे बेहतर बनाया गया। तो दोस्तों इसके बाद में हम स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप स्थल डालिए, स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप स्थल डालिए। जो पहला स्थल था हमारा, एक तो था बागोर,
जो राजस्थान में पड़ता है, और दूसरा है आजमगढ़ जो यूपी में पड़ता है। दोस्तों ये दोनों स्थान एक ऐसे स्थान है जहां से 5000 ईसा पूर्व पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ से 5000 ईसा पूर्व पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। सबसे पहले जो पशुपालन की शुरुआत हुई थी वो बागौर से हुई थी, और फिर उसके बाद में आजमगढ़ से। तो दोस्तों इस समय भैंस को भी पाला गया था, भैंस को भी पालने का साक्ष्य मिला था। इसके बाद में हमारा दूसरा स्थल होगा दोस्तों लेकैया। दूसरा स्थल कौन सा होगा? लेकैया। तो आप दूसरा स्थल डाल लीजिए लेकैया। यहाँ से हमें जो ये है लेकैया, ये इलाहाबाद में पड़ता है, यूपी में। दोस्तों जो लेकैया है यहाँ से हमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, सर्वाधिक मानव कंकाल। दोस्तों जो सबसे पहले मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ था वह अतनोरा से प्राप्त हुआ था, और सर्वाधिक मानव कंकाल का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो लेकैया से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हमारा तीसरा जो स्थल होगा वो होगा चौपानी मांडो। दोस्तों जो चौपानी मांडो है यह भी इलाहाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जहां से सबसे प्राचीनतम मृदबांड का साक्ष्य मिलता है, मृदबांड का साक्ष्य। दोस्तों इसके बाद में 3 स्थलों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमें वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो हम सराय नर और महदा और दमदमा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका थी जो आपस में एक दूसरे से आपस में बहुत प्रेम करते थे। तो दोस्तों प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि आप मेरे लिए मृग सिंह का छल्ला और हड्डियों का आभूषण लेके आइए। तो प्रेमी जाता है सराय नर, उसे 4 व्यक्तियों से मुलाकात होती है, और वहाँ पर चारों व्यक्तियों से वो युद्ध करता है, और युद्ध के दौरान उनकी हड्डियों का आभूषण बनाता है, और उन चारों व्यक्तियों को स्तंभगढ़ में दफना देता है। तो दोस्तों सराय नर से हमें युद्ध का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके बाद में 4 नर कंकाल का साक्ष्य प्राप्त होता है, कंकाल का साक्ष्य। दोस्तों इसके बाद में यहाँ से स्तंभगर्त का साक्ष्य प्राप्त होता है। स्तंभगर्त का मतलब है जो दफनाया जाता है ना, उसे स्तंभगर्त बोला जाता है। दोस्तों इसके बाद में प्रेमी जाता है महदा जाने के बाद अपने प्रेमिका से मिल रहा है, और वो उसे हड्डियों का आभूषण और मृग सिंह का छल्ला दे देता है। तो प्रेमिका कहती है प्रेमी से कि मैंने तो मजाक किया, तो आप तो सच में ले आए। तो प्रेमी को आया गुस्सा आने के बाद प्रेमी ने उस हड्डियों के आभूषण से उसके सिर पर चोट मार दी, जिसके कारण प्रेमिका की मौत हो जाती है। तो प्रेमी उसकी याद में तड़प के वो भी मर जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें मृग सिंह का छल्ला प्लस हड्डियों का आभूषण प्राप्त होता है। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ से हमें स्त्री व पुरुष का युगल समाधान प्राप्त होता है। दोस्तों इसके बाद में दमदमा में 3-5 होता है। दमदमा में 3-5 किस तरीके से होता है कि यहाँ से 3 नर कंकाल एक साथ मिलते हैं, 3 नर कंकाल एक साथ मिलते हैं, और 5 युगल समाधान मिलते हैं।
तो दोस्तों आपने एक बात पे गौर किया कभी कि यहाँ पर कभी सती प्रथा नाम की कोई चीज़ रही होगी, क्योंकि सती प्रथा में जब पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी स्वयं को आत्मदाह या फिर आत्महत्या कर लेती है। इसी प्रकार यहाँ से हमें स्त्री और पुरुष का युगल समाधान मिला है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर सती प्रथा नाम की कोई चीज़ रही होगी। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। हमारा जो मध्य पाषाण काल थे उसके स्थल समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नवपाषाण काल, जिसे न्योलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आप टॉपिक डालिए नवपाषाण काल। हमारा मध्य पाषाण काल समाप्त होने के बाद अब अगला अपना चैप्टर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल दोस्तों जो नवपाषाण काल का समय रहा है वह 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों जो इसके लक्षण रही है, लक्षण इस समय कृषि की शुरुआत हो गई थी, कृषि की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि मध्यकाल में जब पशुपालन की शुरुआत हो गई होगी तो उस समय कुत्ता पालने के साथ साथ बैल भी पाला होगा, और बैल पालने के कारण यहाँ कृषि की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि कृषि हमेशा बैलों के द्वारा की जाती थी उस समय। तो यहाँ पर पहिए का आविष्कार होता है दोस्तों, पहिए का आविष्कार, क्योंकि बैल को पाला जाने लग गया तो फिर गाड़ी भी बनाई होगी, और गाड़ी को चलाने के लिए पहिया भी बनाया होगा, तो ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू हो गया। तो दोस्तों कृषि की शुरुआत होने के बाद पहिए का आविष्कार हुआ, फिर इसके बाद स्थायी जीवन जीने लगे, स्थायी जीवन की शुरुआत जब लोग कृषि की शुरुआत करने लग गए तो स्थायी रूप से जीवन भी व्यतीत करने लग गए। इसके साथ साथ दोस्तों आग का उपयोग का ज्ञान दोस्तों इस समय आग के उपयोग का ज्ञान भी हो गया था लगभग। इसके बाद में यहाँ से कुंभकारी का ज्ञान भी हो गया था। तो दोस्तों सबसे पहले जो फसल उगाई गई वो थी जौ। दोस्तों जो सबसे पहले फसल उगाई थी वो जौ थी, और जो सबसे पहले खाद्य रूप में प्रयोग की गई थी, सबसे पहले खाद्य रूप में यानी कि खाने के लिए खाद्य रूप में प्रयोग, तो वो थी गेहूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले उगाई गई जौ और फिर खाया गया गेहूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों प्राचीन समय में जो जौ होते थे उन्हें केवल धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था, और जो गेहूं होते थे उन्हें खाद्य रूप में प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये हमारे लक्षण कंप्लीट हो जाते हैं। इस स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्थल से पहले अभी औजार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि किस प्रकार के औजार रहे होंगे। तो आप पहले टॉपिक डालिए तीसरा औजार। इस समय के जो औजार थे वो स्लेटी पत्थर के बने हुए थे, स्लेटी पत्थर के। दोस्तों क्योंकि आज के ज़माने में तो पिस्तौल AK-47 आदि हथियार आ गए हैं, पर जो हमारा सबसे पहले जो स्थल था वो मेहरगढ़ था, मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ आधुनिक बलूचिस्तान पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान में ये मेहरगढ़ पड़ता है। तो यहाँ से हमें 7000 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है। दोस्तों कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है, और इसके साथ ही
भैंस का भी साग से प्राप्त होता है। भैंस का भी साग से प्राप्त होता है। भैंस जो पाल ली जाती थी उसका भी साग से प्राप्त होता है। लवरा देव पड़ता है संत कबीर नगर यूपी में। दोस्तों जो लवरा देवता यहाँ से हमें 8000 ईसा पूर्व कृषि का साग से प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसके साथ ही चावल का साग से भी प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों चावल का साग से भी प्राप्त हुआ था, इसके साथ ही चावल का साग से। दोस्तों लवरा देव के बाद हम आगे चलते हैं। तीसरा हमारा होगा कोल्डियावा। जो कोल्डियावा पड़ता है वो हमारे इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। तो तीसरा टॉपिक डालिए आप कोल्डियावा जो पड़ता है इलाहाबाद यूपी में। दोस्तों यहाँ से हमें 6500 ईसा पूर्व चावल का साग से प्राप्त होता है। इसके बाद कोल्डियावा के बाद चौथा हमारा जो होगा स्थल वो चिराद होगा। चिराद कहाँ पड़ता है? सारण बिहार में। तो दोस्तों चिराद से हमें अड्डियों का उपकरण प्राप्त होता है। दोस्तों चिराद के बाद राना भुंडई जो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से हमें घोड़े के दांत मिलते हैं। दोस्तों घोड़े के दांत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? राना भुंडई पाकिस्तान से घोड़े के दांत। दोस्तों लास्ट में एक और टॉपिक बचा है हमारे कश्मीर। तो कश्मीर में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो आप डालिए कश्मीर में 2 स्थान है। एक तो है बुर्ज ओम और दूसरा हमारा है गुपक कराल। दोस्तों बुर्ज ओम का अर्थ होता है जन्म स्थान। इसके बाद गुपक कराल का अर्थ होता है कुमार की गुफा। दोस्तों जो बुर्ज ओम था यहाँ से हमें मछली पालन व शिकार का साग से प्राप्त होता है। दोस्तों इसके साथ साथ लोग गड्ढे में रहना पसंद करते थे। इसका भी हमें साग से प्राप्त होता है। और दोस्तों इसके साथ मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साग से मिलता है। कुत्ता दफनाने का साग से। दोस्तों जो गुपक कराल था जिसका अर्थ होता है कुमार की गुफा, यहाँ से हमें पशुपालन व कृषि का साग से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो कल मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।